गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। राजधानी कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अजय चौहान, ऑथर ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव बुक्स ऑफ रीजनिंग, आज इनपुट आउटपुट टॉपिक के परिचर्चा के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज मैं इनपुट आउटपुट से संबंधित कुछ भ्रांतियां, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने जा रहा हूं। बहुत सारे टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे तथ्य इनपुट आउटपुट से जिससे कि भ्रमित है, एक गलत कंसेप्ट उनके दिमाग में भरा गया है। सबसे पहली बात यहां पे हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी में जैसा कि देखा जा रहा है कि इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्नों को हल करने में लैक ऑफ द प्रॉपर गाइडलाइंस अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। प्लस कुछ भ्रांतियां भी हैं इनपुट आउटपुट से संबंधित। सबसे पहली बात तो हम ये बता देना चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट से जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह एसबीआई बैंक पीओ में पूछे गए थे और नवंबर 1995 में इनपुट आउटपुट को एसबीआई पीओ में इंट्रोड्यूस किया गया था। समय के साथ साथ डिफरेंट बैंक क्लरिकल एग्जामिनेशंस में इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न पूछे गए और वर्तमान में रेलवे एनटीपीसी में भी इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आफ्टर ऑल, इन सभी के बावजूद मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि जनरली ऐसा देखा गया है कि प्रीवियस ईयर बैंक पीओ, प्रीवियस ईयर बैंक क्लरिकल के क्वेश्चंस को रेलवे में रिपीटेड किया जाता है, रेलवे में उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, ऐसा देखा गया है। आज हम इनपुट आउटपुट से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है दिग्भ्रमित करते हैं। क्या दिग्भ्रमित करते हैं, क्या भ्रांतियां हैं, सबसे पहले तो उससे हम परिचित कराने जा रहे हैं और फिर हम इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को विद इन ए सेकेंड बाय द हेल्प ऑफ अल्ट्रा यूनिक मेथड कैसे हम सॉल्व करते हैं उन बारीकियों को आपके समझ लाएंगे। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पूरे इंडिया में यदि किसी ने बाय अल्ट्रा यूनिक मेथड, अल्ट्रा यूनिक ट्रिक के माध्यम से इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को विद इन सेकेंड, कुछ पल में, कम से कम समय में हल करने की अगर प्रक्रिया का प्रतिपादन किसी ने किया तो वह मैं हूं, मैं अजय चौहान हूं। इट्स माय ओपन चैलेंज। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, क्योंकि लिखतम बख्तम से ज्यादा होता है और आज के जितने भी महात्मा हैं अगर वो कहते हैं कि मैंने इसका रिसर्च किया है तो वो लड़कों के बीच झूठ बोलते हैं। कम से कम झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि जब से आपने पढ़ाना प्रारंभ नहीं किया होगा उससे पहले मेरी मार्केट में पुस्तक आ चुकी है जिसका नाम है परफेक्ट बैंक पीओ वर्बल रीजनिंग, रिटन बाय अजय चौहान। और उसमें आप इस बात का पूरा उल्लेख है कि कैसे अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को हल किया जाता। तो आज जो भी यह कहते हैं कि नहीं मैंने रिसर्च किया है, मैंने ये प्रतिपादित किया है, तो वो सरासर हमारा कॉपी करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कार्बन ऑलवेज कार्बन होता है, उसमें ओरिजिनलिटी की झलक नहीं आ सकती। एक गाना है कि सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से और कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज की फूलों से, ये आपने सुना होगा। तो ठीक वैसे ही कार्बन कार्बन होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और क्या भ्रांतियां हैं, कैसे वो दिग्भ्रमित करते हैं,
उनका हम स्पष्टीकरण करना चाहते हैं और हकीकत क्या है, वास्तविकता के धरातल से आपका परिचय कराना चाहते हैं कि इनपुट आउटपुट से संबंधित क्या क्या भ्रांतियां फैली हुई है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे चर्चा करने जा रहे हैं, क्या किसी आउटपुट, सबसे पहली भ्रांति है कि क्या किसी आउटपुट से इनपुट नहीं निकाला जा सकता? क्या किसी आउटपुट से इनपुट नहीं ज्ञात किया जा सकता? जनरली टीचर, बहुत सारे महात्मा कहते हैं कि अगर आउटपुट से इनपुट निकालने की बात आए तो बहुत सारे महात्मा कहते हैं कि हमरा क्या जाता, तय नहीं किया जाता, ऐसा कह बैठते हैं। लेकिन 100% गलत बोलते हैं। ऐसे गुरु घंटाल जो हैं वो गलत बोलते हैं। किसी भी आउटपुट से इनपुट नहीं ज्ञात किया जा सकता और हमरा क्या जाता तय नहीं किया जा सकता, मार दीजिए। ऐसे जो स्टेटमेंट जारी करते हैं बहुत सारे महात्मा, तो सरासर गलत कहते हैं, वो सरासर गलत स्टेटमेंट जारी देते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता। इट्स माय ओपन चैलेंज कि अगर कोई कहता है कि नहीं ज्ञात किया जा सकता तो हमारे समझ आए, मैं उसे पढ़ा दूंगा कि कैसे आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता। तो पहली भ्रांति कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात नहीं किया जा सकता, हमरा क्या जाता तय नहीं किया जाता, मार दीजिए। तो जो भी गुरु घंटाले से बोलते हैं वो 100% गलत बोलते हैं। मैं अजय चौहान बता रहा हूं कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता। पहली भ्रांति जो थी वो मैंने दूर किया। ये धोखे में नहीं रहिएगा कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहली बात है कि आउटपुट से इनपुट जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन सेलेक्ट करें। ये बात गलत है। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन कब सेलेक्ट किया जाता है। मैं उस भ्रांति को भी दूर करूंगा। तो सबसे पहली बात कि किसी भी आउटपुट से इनपुट ज्ञात किया जा सकता, तो बिल्कुल किया जा सकता, यस किया जा सकता। तो पहली भ्रांति है, ये धोखे में नहीं रहेंगे, दिग्भ्रमित न हो, भ्रम में न जिए कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। अगर कोई भी शिक्षक अगर कहते हैं कि नहीं किया जा सकता तो 100% गलत कहते हैं कि नहीं ज्ञात किया जा सकता, ऐसा नहीं है। आउटपुट से भी इनपुट ज्ञात किया जा सकता। तो पहली भ्रांति जो थी वो मैंने तोड़ा। दूसरा है कि इनपुट आउटपुट से संबंधित प्रश्नों में तय नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन के निर्धारण से संबंधित जो भ्रांतियां हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे टीचर्स ये नहीं जानते कि यह तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन कब सेलेक्ट किया जाता है और इनमें से कोई नहीं का अभिप्राय क्या होता है। तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जब दिए गए विकल्पों में एक से अधिक विकल्प अगर आपको सही प्रतीत होता हो। जैसे कि मान लिया जाए कि विकल्प नंबर 1 भी सही प्रतीत हो रहा है, विकल्प नंबर 4 भी आपको सही प्रतीत हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जब एक से ज्यादा विकल्प आपको सही नजर आए, वैसी सूरत में तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाता है। क्लियर? और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं कि यदि हमारा रिक्वायर्ड आंसर, यदि हमारा अभीष्ट उत्तर दिए गए विकल्पों में मौजूद नहीं है, जबकि उसका उत्तर ज्ञात किया जा सकता, उसका उत्तर निकाला जा सकता, जबकि वो हमारे विकल्प में मौजूद नहीं है, तो वैसी स्थिति में हम इनमें से कोई नहीं का सिलेक्शन करते हैं। तो मैंने सबसे पहली भ्रांति जो थी मिसकंसेप्शन कि आउटपुट से इनपुट ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो आज के गुरु घंटाल स्टेटमेंट जारी करते हैं तो गलत स्टेटमेंट जारी करते हैं। आउटपुट से भी इनपुट ज्ञात किया जा सकता, इस भ्रम में न जिए कि नहीं ज्ञात किया जा सकता।
दूसरी भ्रांति कि तय नहीं किया जा सकता और इनमें से कोई नहीं, तो तय नहीं किया जा सकता कैन नॉट बी डिटरमाइंड का ऑप्शन तब लिया जाता है जबकि दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर आपको प्रतीत हो रहे हों, तो वैसी स्थिति में ऑप्शन 1 होगा या ऑप्शन 4 होगा। ऐसी सूरत में तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। और इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन हम तब सेलेक्ट करते हैं जबकि हमारा जो अभीष्ट उत्तर प्राप्त हो रहा है वह विकल्प में मौजूद नहीं है। तो ये दूसरी भ्रांति, तीसरी भ्रांति भी मैंने दूर कर दिया। अब है कि इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को अल्ट्रा यूनिक ट्रिक के माध्यम से कम समय में कैसे हल करें, और ये अल्ट्रा यूनिक ट्रिक वो मैंने इन्वेंट किया है। और आज के जो गुरुघंटाल हैं, आज के जो टीचर्स हैं, जब से वो पढ़ाना प्रारंभ नहीं किए होंगे उससे पहले से मेरी लिखतम है, और लिखतम बख्तम से ज्यादा होता है। वो गुरु भी अगर देखना चाहे तो हमारी परफेक्ट बैंक पीओ वर्बल रीजनिंग की जो किताब है रिटन बाय अजय चौहान, आप उसमें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वो कब लिखा गया है। और भारत में अगर सबसे पहले किसी ने अल्ट्रा यूनिक ट्रिक के माध्यम से इनपुट आउटपुट के प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया का प्रतिपादन किया तो वह अजय चौहान है, मैं हूं। इट्स माय ओपन चैलेंज कि अगर किसी को है हिम्मत तो काट के दिखाए। अगला जो है कि इनपुट आउटपुट के प्रश्नों की प्रकृति को कैसे समझें। सबसे पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जब भी आपका सामना इनपुट आउटपुट के प्रश्नों से होता है तो सबसे पहले आपको नेचर ऑफ प्रॉब्लम को समझना होता है कि प्रश्न की प्रकृति क्या है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि इनपुट आउटपुट में डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम एराइज किए जाते हैं। पहला जो है वो होता है कि वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम रहता है, शब्दों पे आधारित। दूसरा जो होता है वह लेटर्स पे भी आधारित होते हैं, अक्षरों पे आधारित। तीसरा जो होता है वर्ड एंड नंबर बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं, शब्द एवं संख्याओं पे आधारित। चौथा जो होता है वो केवल नंबर बेस्ड होता है, संख्याओं पे आधारित, नंबर बेस्ड। ठीक, तो कहने का अभिप्राय है कि शब्दों पे आधारित, अक्षरों पे आधारित, शब्द एवं संख्या पे आधारित, संख्याओं पे आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। और हम बताना चाहेंगे कि यदि प्रॉपर्टी की बात की जाए, किस किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाता है, नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, तो सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि आपको जनरल अरेंजमेंट बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है, व्यवस्थीकरण पे आधारित। दूसरा जो प्रश्न है वह डिस्प्लेसमेंट बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे आधारित। अरेंजमेंट बेस्ड, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड। तीसरा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो उन सारी बातों को हम जो है टाइप वाइज जब प्रश्न डील करेंगे तो वहां पे भी आपको क्लियर करते चले जाएंगे कि दिया गया प्रश्न किस प्रकार का प्रश्न है। तो जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं शब्दों पे आधारित, अक्षरों पे आधारित, शब्द एवं संख्याओं पे आधारित, नंबर पे आधारित। एंड प्रोसेसिंग ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है, अरेंजमेंट की प्रक्रिया क्या होती है, तो जनरल अरेंजमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड अरेंजमेंट, मैथमेटिकल बेस्ड अरेंजमेंट, डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट किए जाते हैं। तो हम चलते हैं जो है इनपुट आउटपुट के पहले मॉडल पे हम फोकस कर रहे हैं। निर्देश यहाँ पे दिया गया है, इनपुट आउटपुट के प्रश्नों की एक रूपरेखा, एक प्रारूप के साथ आपके समक्ष यहाँ पे एक प्रारूप प्रदर्शित हो रहा है। और निर्देश यहाँ पे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 5 नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक शब्द संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वह उन्हें प्रति चरण एक विशेष नियम के तहत व्यवस्थित कर संयोजित करती है। नीचे इनपुट का वर्णन और इसे पुनः संयोजन में शामिल चरण दिए गए हैं। हम बताना चाहेंगे
कि यह जो है यहां से यहां तक ये निर्देश है, ये निर्देश नहीं है। बहुत सारे महात्मा इसको निर्देश कहते हैं, ये निर्देश नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये निर्देश नहीं है, ये जो है एक डेमोस्ट्रेटेड मॉडल है, ये निर्देश नहीं है। निर्देश ये हुआ, नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़कर इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक सब संयोजन मशीन को जब इनपुट की एक लाइन दी जाती है तो वह उन्हें प्रति चरण एक विशेष नियम के तहत व्यवस्थित कर संयोजित करती है, अरेंज करती है। नीचे इनपुट का वर्णन और इसमें शामिल चरण दिए गए हैं। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें यह समझना है कि इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। तो अगर इनपुट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं, अगर इनपुट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि समथिंग विच वी फीड अप इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज कॉल्ड इनपुट। किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनिशियली जो हम फीड करते हैं, जो डेटा फीड करते हैं, जो आंकड़े फीड करते हैं, डालते हैं प्राथमिक चरण पे, जो हम प्राथमिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में जो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंतर्गत आंकड़े डालते हैं, किसी मशीन की बात नहीं कीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं किसी मशीन में क्या, कोई सिलाई मशीन में डालिएगा इनपुट आउटपुट, सिलाई मशीन में नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डाला जाता है, वर्ड अरेंजमेंट मशीन में डाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कैलकुलेटर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी कैलकुलेटर में आपने फीड किया 2 × 2 और रिजल्ट आ गया 4, तो ये जो 2 × 2 आपने डाला दैट इज द इनपुट, या जो है दिस इज इनपुट, ये इनपुट है। कहने का अर्थ है कि इनिशियली विच वी फीड अप इन एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में जो हम प्राइमरी डेटा फीड करते हैं, डालते हैं, वह हमारा इनपुट कहलाता है। एंड द रिजल्टेंट विच कम्स आउट आफ्टर द फीडिंग इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेटर की अगर बात की, कैलकुलेटर में हमने 2 × 2 फीड किया तो हमारा रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ, 4। तो 2 × 2 जो हमने फीड किया वो हमारा इनपुट है और 4 जो फाइनल रिजल्टेंट प्राप्त हुआ वो हमारा आउटपुट है। तो इनपुट कहने का अभिप्राय है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन में इनिशियली जो हम डेटा फीड करते हैं वह इनपुट कहलाता है। एंड आफ्टर द फीडिंग जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं वो चरणबद्ध तरीके से हो सकते हैं या सिंगल स्टेप में भी हो सकते हैं। तो जो परिणाम प्राप्त होते हैं, परिणाम रिजल्टेंट जो प्राप्त होते हैं उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इस प्रकार से इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है, इसकी मैंने परिचर्चा की, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया। और हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों में एक इनपुट और उसके विविध चरण दिए गए होते हैं। हमें दिए गए इनपुट एवं उनके चरणों का ऑब्जर्वेशन करते हुए कहने का अभिप्राय है किस प्रकार से यह मशीन, सब संयोजन मशीन इसे अरेंज कर रही है, उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है। और उसका ऑब्जर्वेशन करने के उपरांत जिस नियम का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, किस प्रकार से अरेंज किया गया है, उसको समझते हुए उसी नियम के आधार पे, उसी कंसेप्ट, उसी सिद्धांत के आधार पे दिए गए इनपुट से आउटपुट या दिए गए किसी इनपुट से फर्दर कोई चरण, कोई स्टेप या किसी स्टेप से फर्दर प्रीवियस स्टेप या फिर जो है आउटपुट से इनपुट या इनपुट से आउटपुट का निर्धारण करना होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में सबसे पहले हमें प्रश्नों की प्रकृति को समझना पड़ता है कि दिया गया जो प्रश्न किस प्रकार का है, किस प्रकृति पे आधारित है और क्लू क्या है, क्लू ऑफ अरेंजमेंट क्या है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर सकते। जो भी समय इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में जो भी समय आपको लगेगा वो मॉडल को समझने में लगेगा। आफ्टर ऑल एक बार अगर आप मॉडल समझ लेते हैं, मॉडल किस प्रकार से अरेंज किया गया है, अगर इन बारीकियों को आप समझ जाते हैं तो प्रश्न जो दिए गए होते हैं
वो 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड मैक्सिमम बन जाएगा आपका। समझ रहे हैं ना? एंड आफ्टर ऑल ये आपके प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है। एक एक्सपर्ट ज्यादा कम से कम समय में बना देगा, लेकिन एक ये जो है बिगिनर है, एक लर्नर है, वह चाहेगा कि तुरंत बना दे, तो ऐसा तो संभव नहीं है। तो चलिए, जो है ज्यादा प्रवचन देने से अच्छा है हम जो इनपुट और मॉडल दिया गया है उसकी विवेचना करते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे हल करें उस बात की परिचर्चा पे अब जोर देते हैं। तो चलते हैं। यहां पे जो दिया गया इनपुट है, मॉडल जो दिया गया है, ये जो मॉडल हमें दिया गया है वो वर्ड बेस्ड मॉडल है। यहां पे एक सेंटेंस दिया गया है और डिफरेंट स्टेप्स उसके निकाले गए हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी क्या है, किस प्रकार से अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहला हम क्लू देना चाहेंगे कि सबसे पहले क्लू क्या है। सबसे पहला क्लू हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं। तो हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि दिए गए इनपुट में दिए गए शब्द, सबसे पहला क्लू आपको मैंने दिया कि इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। द वर्ड विच इज गिवन इन इनपुट नॉट इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। इनपुट में दिए गए शब्द, इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार, शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहला क्लू आपको मिला, इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। अगला यहाँ पे क्लू क्या है कि ड्यूरिंग द अरेंजमेंट इन एवरी स्टेप अ सिंगल वर्ड विल बी अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। कहने का अभिप्राय है कि अरेंजमेंट के क्रम में, व्यवस्थीकरण के क्रम में शब्दकोश के क्रमानुसार यहाँ पे एक वर्ड को जो है शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंज किया जा रहा है। ड्यूरिंग द अरेंजमेंट अ सिंगल वर्ड विल बी अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। और इस क्रम में यदि कोई शब्द ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता हो तो उस वर्ड के लिए स्टेप काउंट नहीं किया जाता। इस बात का ध्यान रखिएगा। कहने का अभिप्राय है कि इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, ये जो शब्द है आपको शब्दकोश के क्रमानुसार प्रतीत नहीं हो रहा है। जबकि हम लास्ट स्टेप्स पे अगर गौर करें तो हम क्या देख रहे हैं कि ए ग्रुप, ए ग्रुप, ए ग्रुप, एफ ग्रुप, आई ग्रुप, आई ग्रुप, आई ग्रुप, ओ ग्रुप, ओ ग्रुप, जेड ग्रुप। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि शब्दकोश में वर्ड को अरेंज किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ये वर्ड अरेंज हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने क्लू दिया, द वर्ड विच इज गिवन इन इनपुट नॉट अरेंज इन ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंज नहीं है। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो अरेंजमेंट के क्रम में इन एवरी स्टेप, अरेंजमेंट के क्रम में प्रति चरण एक शब्द को यह मशीन शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कर रही है। और यहाँ पे यह भी बता देना चाहते हैं, यहाँ पे यह भी देखा जा रहा है कि अरेंजमेंट के क्रम में यदि कोई शब्द ऑटोमेटिकली अरेंज हो जा रहा हो, यदि कोई शब्द ऑटोमेटिकली अगर अरेंज हो जा रहा हो, ऑटोमेटिकली अगर अरेंज हो जा रहा हो तो उस शब्द के लिए किसी प्रकार का स्टेप काउंट नहीं किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस मॉडल में एक और भी बात देखने को आपको मिल रही है। क्या? तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि यदि दो शब्द सेम लेटर से युक्त हो, यदि दो शब्द सेम लेटर से युक्त हो तो अरेंजमेंट के क्रम में यह मशीन उस वर्ड को पहले अरेंज कर रही है जिसका प्रारंभ स्मॉल लेटर से हो रहा हो। इस मॉडल में हमें यह बात भी देखने को मिल रही है
कि यदि दो शब्द समान अक्षरों से युक्त हो तो अरेंजमेंट के क्रम में यह मशीन उस शब्द को पहले अरेंज कर रही है जो कि स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता हो, और यह अरेंजमेंट की प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई है जब तक कि इनपुट में दिए गए तमाम शब्दकोश के क्रमानुसार पूर्णतः व्यवस्थित ना हो जाए। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, एक बार हम उसकी फिर से परिचर्चा कर देते हैं कि आपने यहाँ पे किन किन बातों को देखा। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा कि इनपुट में जो शब्द आपको दिख रहा है वो शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है। सबसे पहला जो आपने देखा कि इनपुट में दिए गए शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित नहीं है, और यह संयोजन मशीन, यह इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन एवरी स्टेप एक शब्द को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कर रही है। अगली बात कि अरेंजमेंट के क्रम में, व्यवस्थीकरण के क्रम में यहाँ पे यह भी देखने को मिल रहा है कि यदि कोई शब्द ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता हो, किसी को वो जंप करके अगर नहीं आता हो, तो वैसी स्थिति में उसके लिए किसी प्रकार का स्टेप काउंट नहीं किया जाएगा, स्टेप काउंटिंग नहीं की जाएगी, और यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी गई है जब तक कि इनपुट में दिए गए तमाम शब्द शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित ना हो जाए। तो चले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे अरेंज हो रहा है। तो यह हमारा इनपुट दिया गया है, और यहाँ पे देखिए एज, इफ, इट, ऑन, एज, यू, फिगर, ऑफ, इन, एट। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर हम बात करें तो वहां ए ग्रुप के 3 वर्ड हैं, एएस, एएस, एटी। बाय फॉर डिफॉल्ट जो है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें से एएस ग्रुप आएगा, और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एएस में जो स्मॉल वाला है उसको उठा के लाया गया, और जब इस वर्ड को हम यहाँ पे लाएंगे तो ये जो एएस है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे अरेंज हो गया। आपने इसको अरेंज नहीं किया, ये ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, और जिसको ऑटोमेटिक जो अरेंज हो जाएगा उसके लिए किसी प्रकार का स्टेप काउंट नहीं किया जाएगा। और फर्दर क्या देख रहे हैं आगे, और क्या देख रहे हैं, जो रेस्ट वर्ड है वो एज यूजुअल जीव के त्यों इसके बाद में लगा दिए गए, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। क्या आपने पहले देखा, आपने यहाँ पे देखा कि एस, ए ग्रुप का 3 वर्ड आपका है, एस, एज, 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 एट। तो शब्दकोश के क्रमानुसार एज को आना चाहिए, तो एज से एज 2 वर्ड एज है जिसमें कि हमारा स्मॉल लेटर से युक्त जो एज है उसको पहले लिया गया, और उस कड़ी में जब आप इसको उठा के आगे लाइएगा तो बाद बाकी जो है उसके पीछे अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि प्रतिचरणीय मशीन केवल एक शब्द को अरेंज कर रही है। यदि कोई ऑटोमेटिक अरेंज हो जाता हो तो उसका यहाँ पे कोई काउंटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, जैसे ही इस एज को मैंने यहाँ उठा के लाया तो यह जो एज आप देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक यहाँ अरेंज हो गया है, इसको आपने अरेंज नहीं किया है। तो अरेंजमेंट के क्रम में अगर कोई ऑटोमेटिक अरेंज हो जाए तो उसके लिए कोई स्टेप काउंट नहीं होगा, एंड रेस्ट ऑफ जो वर्ड है वो पीछे केवल सजा दिए गए। अब जबकि चरण फर्स्ट की प्रक्रिया मेरी पूरी हो चुकी है, हम चरण सेकेंड पे जा रहे हैं, और जबकि हमारा यहाँ एज 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 तक अरेंज है। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम अरेंज करने की अगर बात करेंगे तो हमारा कौन सा शब्द आएगा, हमारा ए ग्रुप का शब्द बाकी है, तो उस ए ग्रुप के शब्द में कौन है, तो एट। इस एट को उठा के हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया, रेस्ट वर्ड जो है उसके पीछे चले गए। कहने का अर्थ है कि पहली कड़ी में जब आपने इनपुट से पहला स्टेप फर्स्ट में जब आपने प्रोसेसिंग की, अरेंजमेंट की प्रक्रिया की, तो यह एज यहाँ पे आया, तो यह एज जब आपने सेट किया रेस्ट ऑफ ऑल उसके पीछे आपने सेट किया, उसके बाद में आया आफ्टर द दिस वर्ड, तो उस कड़ी में यह एज तो ऑटोमेटिक सेल्फ सेट हो गया। जो सेल्फ सेट हो उसके लिए आपको कोई स्टेप नहीं मिलेगा, बाद बाकी वर्ड उसके पीछे डाल दिए गए। तो जबकि अब फर्स्ट स्टेप में ही ये एज और ये एज दोनों अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट कर गया है। अब जबकि मेरा यहाँ तक सेट ही था तो अगली कड़ी में हमें किसे अरेंज करना था, तो हम देख रहे हैं कि एट ए ग्रुप का और भी एक वर्ड है, तो उस कड़ी में हमने एट को उठा के यहाँ पे लाया और रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड पीछे अरेंज कर दिया।
अब जबकि हम सेकेंड से थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा एट तक तो ऑलरेडी अरेंज है, एज एज एट तक तो ऑलरेडी अरेंज है। अब जो है तीसरे स्टेप में हम किसे अरेंज करें इस पर विचार करना है। तो आई ग्रुप, ओ ग्रुप, जेड ग्रुप, एफ ग्रुप, ओ ग्रुप, आई एन। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अब हमारा जबकि हमारा बीसीडी नहीं है तो हमारा एफ ग्रुप आएगा, और एफ ग्रुप में हमने यहाँ पे स्टेप थर्ड में फिगर को अरेंज किया, और फिगर को अरेंज करने के क्रम में ही आपका यहाँ पे मार्क कीजिएगा कि फिगर को अरेंज करने के क्रम में ही आईएफ ऑटोमेटिक हो गया, आईटी नहीं, आईएफ ऑटोमेटिक हो गया। इसको आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आई ग्रुप ही आएंगे। आई ग्रुप में आईएफ है, आईटी, आईएन है। तो आईएफ तो चरण 3 में ही फिगर के अरेंज करने के उपरांत ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया। इसके लिए कोई स्टेप काउंट नहीं किया जाएगा। मशीन आपको उसी के लिए स्टेप काउंट करवाएगा जो कि किसी वर्ड को जंप करके आप जा रहे हैं। तो अब जब हम स्टेप 3 से स्टेप 4 पे आगे बढ़ते हैं, जबकि हमारा यहां तक ऑलरेडी अरेंज है, इफ तक ऑलरेडी हमारा अरेंज है, हमारा जो है इफ तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका है। अब अगली कड़ी में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या आएगा, तो आईएन ग्रुप, आईटी। अब क्या आएगा, तो 3 नंबर स्टेप में हमारा इफ तक अरेंज हो चुका था। अब चौथी स्टेप में जब जाएंगे तो हम क्या लाएंगे, आईटी ग्रुप, आईएन ग्रुप। तब यहां से हम उठाएंगे आईएन को, और आईएन को उठा के हम कहाँ पे लगा देंगे, आईएन को उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे। और जैसे ही मैंने आईएन को यहाँ पे लगाया, आईटी जो है वो आपका ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। अब जबकि हमारा स्टेप 4 में आईटी तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, तो स्टेप 5 में उसकी तो यहाँ तक पुनरावृत्ति ही होगी आईटी तक। अब मेरे पास ओ ग्रुप, जेड ग्रुप, ओ ग्रुप, और ओ ग्रुप में ओएन ग्रुप, ओएफ ग्रुप। जैसा कि हमें ज्ञात है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ओएफ ग्रुप पहले आना चाहिए। हम यहाँ पे ओएफ को अरेंज करेंगे, रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड पीछे। तो उस स्थिति में ओएन एंड जेडो ऑटोमेटिक अरेंज हो गया। और इस प्रकार से स्टेप 5 इज द लास्ट स्टेप ऑफ द गिवन इनपुट। फिर से मैं एक बार डील कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के क्रम में सबसे जो इंपॉर्टेंस है, सबसे ज्यादा जो अहमियतता है जिस बात की, वह है कि आप इनपुट के मॉडल को बारीकी से समझें, किस प्रकार से अरेंजमेंट हो रहा है इस बात को समझें। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को विद इन सेकंड बना सकते हैं। तो यह प्रश्न सिंपल अगर कहा जाए तो डिक्शनरी बेस्ड प्रॉब्लम था। ये जो था डिक्शनरी बेस्ड था, डिक्शनरी बेस्ड आधारित, शब्दकोश पे आधारित प्रश्न थे। ये शब्दकोश के कंसेप्ट पे आधारित प्रॉब्लम था, कंसेप्ट बेस्ड ऑन डिक्शनरी बेस्ड आधारित था। ये शब्दकोश के कंसेप्ट पे आधारित था। और यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहली कड़ी में इनपुट से जब हम पहले स्टेप पे आए तो यह मशीन क्या की कि एएस ग्रुप का वर्ड जो है एज में स्मॉल लेटर वाला जो एज था उसको पहले अरेंज किया। उस कड़ी में यह एज ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड को पीछे केवल रख दिए जाएंगे, बाद में रख दिए जाएंगे। अब जबकि आपका यहाँ तक ऑलरेडी अरेंज हो ही चुका था, तो यहाँ तक हो गया तो फट से जब हम सेकंड में आए तो सेकंड में अब हम क्या लाएंगे, तो एटी ग्रुप के वर्ड को यहाँ पे लाया, और रेस्ट ऑफ ऑल वर्ड उसके बाद में रख दिए गए, अरेंज कर दिए गए। अब जबकि आपका सेकेंड स्टेप में ही जब आपका एज एट तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका है, यहाँ तक अरेंज हो चुका है, कहने का अर्थ है कि पहली कड़ी में आपका यहाँ तक अरेंज हो चुका था, दूसरी कड़ी में आपका एट तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका था, और जबकि आप यहाँ एट अरेंज कर दिए, और जबकि आपका एट तक अरेंज हो चुका है, तो जब हम चरण 3 में जाएंगे तो हमने फिगर को लाया। अब फिगर को लाने के क्रम में ही आपका इफ ऑटोमेटिक अरेंज हो गया, कहने का अर्थ है यहाँ तक आपका अरेंज हो चुका है। और जब चौथी कड़ी में हम जाएंगे जहाँ की हमारा इफ तक ऑलरेडी अरेंज हो चुका था, तो आईटी और आईएन में हम आईएन को जैसे ही अरेंज यहाँ पे किए, हमारा आईटी ऑटोमेटिकली यहाँ अरेंज हो गया। और अब जबकि हमारा आईटी तक अरेंज हो चुका है, अब अगली कड़ी में ओएन, जेडो, ओएफ, तो नियम था अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ओएफ आएगा।
हमने OF को जैसे अरेंज किया तो बाद में उसके ON क्रम से आ गए, ZO भी अपने क्रम पे आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि फाइनली स्टेप 5 में सारे के सारे जो वर्ड हैं वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सेट कर गए हैं। तो यह जो मॉडल था यह डिक्शनरी बेस्ड अरेंजमेंट बेस्ड मॉडल था। ये शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंजमेंट की प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई है। कहने का कि अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बेस्ड ये प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न को देखिए। प्रश्न दिया गया है, हमने बताया कि इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के क्रम में आपको जो भी समय लगेगा इस मॉडल को समझने तक ही समय लगता है। यदि आपने सही तरीके से मॉडल को समझ लिया तो फर्दर जो प्रॉब्लम है उन्हें बनाने में कोई भी समय नहीं लगेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड मैक्सिमम में बन जाएगा। क्लियर? तो मॉडल को समझना होता है। जब भी इस प्रकार के प्रश्नों से आपका सामना हो, सर्वप्रथम आप मॉडल को समझने का प्रयास कीजिए और जो भ्रांतियां हैं उस भ्रांतियों से दिग्भ्रमित नहीं हो। मैंने बहुत सारी भ्रांतियों को दूर किया कि इनपुट आउटपुट पे फोकस देने से पहले ही। तो चलिए यहाँ पे क्या दे रहा है, प्रश्न नंबर 1 इनपुट दिया गया है यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस। एक इनपुट दिया गया है, कहने का अर्थ है कि मशीन में इनिशियली प्रारंभिक स्टेज पे ये डेटा को फीड किया गया। तो बोल रहा है कौन से स्टेप में हमें इस प्रकार का डेटा प्राप्त होगा। कहने का अर्थ है इनपुट दिया गया यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस का निम्न में से कौन सा चरण आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस होगा। ऐसा कब होगा? जनरली बहुत सारे टीचर, जनरली बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप निकाल के बैठे रहते हैं। तो यदि आप स्टेप बाय स्टेप निकाल कर आप आंसर निकालने का प्रयास कीजिएगा तो आप एक ही प्रश्न बनाने में अपना 5 से 10 प्रॉब्लम खा जाइएगा। और अगर 5 प्रश्न बनाने का प्रयास आपने किया तो यह मान के चलिए कि आप कम से कम 10 से 15 प्रश्न के समय को बर्बाद कर दीजिएगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में सर्वप्रथम मैंने अल्ट्रा यूनिक अप्रोच का प्रतिपादन किया, इन्वेंट किया कि इस प्रकार के प्रश्न को विद इन सेकंड कैसे बनाया जा सकता। बहुत सारे महात्मा, बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जो यदि हमारे वीडियो या हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि अजय चौहान सुपरमेसी अपना हाँक रहे हैं। लेकिन मेरा ये ओपन चैलेंज है कि मैं दावे के साथ ये कहता हूं कि अगर किसी में हिम्मत है तो हमारी बातों को काट के दिखाए। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं हो रही होगी पढ़ाते पढ़ाते, उससे पहले मैंने किताब लिख दिया है। और परफेक्ट बैंक पीओ वर्बल रीजनिंग रिटन बाय अजय चौहान में हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय अल्ट्रा यूनिक टेक मेंशन है। और तब जब वो किताब निकली थी उस समय आज के महात्मा पढ़ाना भी प्रारंभ नहीं किए होंगे। तो अगर थेथरोलॉजी देते हैं कि मैंने रिसर्च किया है या कोई भी अगर ऐसा बोलता है तो खुद बोल के शर्मिंदा महसूस होना, अपना खुद बोलकर जो है शर्मिंदगी न झेले, क्योंकि लोग जान ही जाएंगे, सच्चाई नहीं छिपती कि आपने किया है कि आप किसी के कार्बन हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कार्बन कार्बन होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। कार्बन दाग छोड़ ही देता है और वो समय के साथ लोग जान ही जाते हैं। तो खैर उसकी बात नहीं है, कोई सुपरमेसी की बात नहीं है। मैं स्टूडेंट के हित की बात कर रहा हूं कि कैसे इस प्रकार के प्रश्न को बनाया जाए। बहुत सारे महात्मा ने डील भी किया होगा, तो कार्बन ने क्या डील किया और ओरिजिनल ने क्या डील किया, दोनों में तो फर्क निश्चित ही प्रतीत हो जाएगा। विद्यार्थी इसका अवलोकन निश्चित ही कर लेंगे कि सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। पीतल में अगर किसी में आप पॉलिशिंग करने के लिंक करा दें, अगर आप उसमें गोल्ड प्लेटिंग करा दें तो पीतल सोना नहीं बन जाता, सोना सोना होता है, पीतल पीतल होता है। पीतल अपनी चमक खो ही देगा, सोना की चमक नहीं ला सकता। तो यहाँ पे देखिए सुपरमेसी की बात नहीं है, स्टूडेंट के हित की बात है। जो सच्चाई है उस बात को मैं बता रहा हूँ। इनपुट दिया गया यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस का निम्न में से कौन सा चरण आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस होगा। बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे 5 सेकंड में बना रहे, मैंने 5 सेकंड में प्रश्न बनाने की बात की है। 5 से 10 सेकंड में प्रश्न बनेगा, मॉडल नहीं। अगर आपको मॉडल समझ में नहीं आएगा तो आप बनाते रहिएगा, नहीं बनेगा। सबसे पहला मॉडल समझना, उसके बाद प्रश्न बनाने की बात होती है। और हम कितने आसानी से मॉडल को समझें, इसके लिए आपको प्रीवियस बैंक क्लर्क, बैंक पीओ के क्वेश्चंस का ऑब्जर्वेशन करें, क्योंकि उसी को रेलवे रिपीट करेगा।
इस बात की पूरी गारंटी है, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आप मिलाना चाहे तो मिला लीजिएगा। ये वैसे ही मॉडल मिलेंगे, हो सकता है सेंटेंस डिफर कर जाए, लेकिन मॉडल डिफर नहीं करेगा, मॉडल सेम वैसा ही रहेगा। तो ये डिक्शनरी बेस्ड मॉडल था। यहाँ पे देखिए, यू आर एट फॉल्ट ऑन दिस का कौन सा चरण ऐसा होगा। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर अरेंज करने की बात करें तो सबसे पहले ये दिए गए शब्द में आप क्या अरेंज करते हैं। यहाँ पे ए ग्रुप का 2 वर्ड है, आर एट, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी 1 नंबर पे मेरा आर अरेंज होता। अब आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, क्या वो पढ़ा रहा है। आप यहां अगर पढ़ते तो आर पहले आ जाता, आप पढ़ते आर यू एट फॉल्ट ऑन दिस, नहीं पढ़ा रहा है। तो दूसरी कड़ी में फिर से हमको अरेंज करके देखेंगे। तो दूसरी कड़ी में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या अरेंज होगा, एट। अब अगर हम पढ़ने का प्रयास करें तो क्या पढ़ाएगा, 1 2 आगे आ जाए और बाद बाकी रेस्ट को पीछे कीजिए। तो आर एट यू, जबकि वहां आर एट फॉल्ट है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी फिर से जब अरेंज करने की बात की जाएगी तो क्या हम अरेंज करेंगे, 3 नंबर पे हमारा फॉल्ट जाएगा। 1 2 3 को हम प्रारंभ में रखेंगे, रेस्ट को पीछे करते हुए पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ाएगा, आर एट फॉल्ट यू, नहीं मिल रहा है। चौथी कड़ी में अब जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा वो ग्रुप जाएगा। तो 1 2 3 4 को आगे करके रेस्ट को पीछे कीजिए। क्या पढ़ाएगा, आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस, ये पढ़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा चौथा स्टेप है, ये हमारा चौथा स्टेप है। जनरली कैंडिडेट क्या करते हैं, बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप निकालने का प्रयास करते हैं और उस क्रम में आप अपना बहुमूल्य समय खो बैठते हैं। एक प्रश्न को बनाने के क्रम में कम से कम 4-5 प्रश्न का समय आप बर्बाद कर लेंगे। तो फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूं, यहाँ पे क्या किया गया। जब मैंने ये समझ लिया कि ये मॉडल अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी बेस्ड है, शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है, और कब कैसे हम अरेंज करें, कितना अरेंज करें कि ऐसा हमें पढ़ाए। तो हमने सबसे पहली कड़ी में क्या अरेंज किया, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ए आर ग्रुप। तो आर को जब अरेंज किया तो हमने अगर पढ़ने का प्रयास किया था, आर यू एट पढ़ा रहा था, वैसा नहीं पढ़ाया। सेकेंड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। फिर से हमने पढ़ने का प्रयास किया तो आर एट यू पढ़ा रहा था, नहीं मिला। तीसरी कड़ी में क्या अरेंज करते, फॉल्ट को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ले जाते हैं। अब फिर पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आर एट फॉल्ट यू ऑन नहीं मिल रहा है। अब अगली कड़ी में जब हमने ऑन को अरेंज किया, अब जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस, क्योंकि ये चारों जब यहां पे आ जाएंगे, ये चारों उठ के जब आपका यहाँ पे प्रारंभ में आ जाएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, आर एट फॉल्ट ऑन यू दिस। तो ऐसा बिल्कुल वैसा ही पढ़ा गया। तो किस स्टेप में ऐसा पढ़ा है, कितने संशोधन के बाद, कितने अरेंजमेंट के बाद, तो 4 वर्ड को अरेंज करने के बाद वैसा पढ़ाया। इसका अभिप्राय है कि यह जो दिया गया चरण है यह चौथा चरण है। क्लियर। नेक्स्ट, इनपुट एक दिया गया है, इनपुट दिया गया है एम एस ऑल इफिज, एम एस ऑल इफिज। और जबकि हम समझ चुके हैं कि यह मॉडल डिक्शनरी बेस्ड मॉडल है, यहाँ पे अरेंजमेंट की जो प्रक्रिया की जा रही है वो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी को फॉलो करते हुए की जा रही है, डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए की जा रही है। हमें इनपुट दिया गया है, दैट इज द इनिशियली मशीन में ये डेटा डाला गया है एम एस ऑल इफिज, और बोला जा रहा है इसका सेकेंड स्टेप क्या होगा। इसका मतलब है कि आपको केवल 2 ही वर्ड को अरेंज करना है। तो अगर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हम अरेंज करने का प्रयास करें तो सबसे पहले ए ग्रुप का हमारे पास 3 वर्ड है, एम ए सी एल। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या अरेंज कीजिएगा, एसी ग्रुप जाएगा। शब्दकोश के क्रमानुसार अरेंज करने की बात की जाएगी तो हमारा सबसे पहला वर्ड एसी ग्रुप, एसी जाएगा। और एसी को जब हम अरेंज करेंगे, एसी के बाद आफ्टर ऑल अब एम ग्रुप, एल ग्रुप, तो हमारा एल ग्रुप नेक्स्ट वन आएगा। नेक्स्ट वन में हमारा क्या अरेंज हम करेंगे, जबकि हमारा एसी अरेंज हो चुका है, सेकेंड स्टेप में हम एल को करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि हमने 2 वर्ड को अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज कर दिया। तो ये क्या पढ़ाएगा, एस ऑल एम इफिज, एस ऑल एम इफिज। आप देख लीजिए, एस एम ऑल
एस एम एस ऑल एम इफिज, एस ऑल एम इफिज, एस ऑल एम इफिज, यहाँ पे एस एम ऑल इजिप है, एस एम ऑल एम एस, एक मिनट ठीक है। एक नंबर पे एसी एसी गया, दो नंबर पे एल गया, एक दो अरेंज हो गया, एस ऑल एम इफ इज, तो एस एम ऑल इफिज, एस एम ऑल इफिज इसमें तो ऑप्शन में है ही नहीं। आपका किसी भी ऑप्शन में एस ऑल एम इफ इज आपका ये होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आपका सेकेंड स्टेप ये होना चाहिए, एस ऑल एम इफिज, और एस ऑल एम इफिज आपका किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि दिए गए विकल्पों में ये आपको नहीं दिख रहा है। क्योंकि एस और ऑल को जब आप आगे ले जाएंगे, एसी ग्रुप, फिर एएल ग्रुप, फिर एएम और इफिज तो ऑटोमेटिक, और आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे यह भी देखने को मिल रहा है कि सेकेंड स्टेप में ये फुल एंड फाइनल अरेंज भी हो जाता, तो इसका सेकेंड स्टेप ही आपको निकालने कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, एस ऑल एम इफिज, एस ऑल एम इफ इज किसी भी ऑप्शन में नहीं मौजूद है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्लियर। नेक्स्ट, यदि किसी इनपुट का फोर्थ चरण इस प्रकार था, एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा। हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि बहुत सारे महात्मा कहते हैं हमरा क्या जाता तय नहीं किया जा सकता, तो ये भ्रांति है, ये बिल्कुल गलत बोलते हैं। जो भी ऐसा बोलते हैं गलत बोलते हैं। अगर नॉलेज सही तरीके की नहीं हो तो अनावश्यक मूर्खों की तरह स्टेटमेंट जारी करने का नहीं प्रयास करें, बेहतर होगा। अगर जानकारी नहीं है तो जरूरत से ज्यादा स्टेटमेंट जारी करने का प्रयास ना करें, बारीकी से अध्ययन कर लें, बहुत सारी पुस्तक मौजूद है, उसके बाद ही स्टेटमेंट जारी करें, वरना लड़कों के बीच आपकी कैसी छवि बनेगी आप खुद महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे है कि चौथा चरण ये है, यदि किसी इनपुट का चौथा चरण एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड है, तो निश्चित से निम्नलिखित में से निश्चित रूप से कौन सा इनपुट होगा। कहने का अभिप्राय है, आपसे कहा जा रहा है कि चौथे स्टेप में अरेंजमेंट करने पे, चौथे स्टेप में मशीन ने कुछ इस प्रकार से स्टेप अरेंज किया, तो मशीन में इनिशियली कौन सा डाला गया था, इस बात का आपको निर्धारण करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तय नहीं कर सकते नहीं होता। तय नहीं कर सकते का ऑप्शन तब सेलेक्ट किया जाता है जबकि एक से ज्यादा विकल्प, एक से ज्यादा सही विकल्प, एक से ज्यादा सही उत्तर आपके ऑप्शन में मौजूद हो, तब तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता। न कि आपने देखा कि आउटपुट दिया गया है तो इनपुट क्या होगा, तो हमारा क्या जाता, तय नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मूर्खों की तरह बोला नहीं करें, समझ रहे ना। जानकारी अगर नहीं हो तो जरूरत से ज्यादा बोलने का प्रयास न करें, जितना तक हो उतने तक सीमित रहें, वरना अपनी मूर्खता जग जाहिर कर देंगे। आज मैं दिखा रहा हूं कि कैसे आउटपुट से इनपुट प्राप्त किया जाता है, कैसे इनपुट निकाला जाता है। कि यदि फोर्थ स्टेप है तो इसमें से मशीन में कौन सा डाला गया था मैं कैसे बताऊंगा, आप देख लीजिए। और जो भ्रांति उत्पन्न करते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं जो शिक्षक, वो भी देखें कि कैसे निकाला जाता है, उनकी नजरें खुल जाएगी, उनका भ्रम दूर हो जाएगा। तो एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन साइड एक कैमा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है। तो बोला जा रहा है कि मशीन में क्या डाला गया था जो कि चौथा स्टेप में ऐसा निकला। अरे भाई सिंपल है, बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल साधारण है। जिस भी दिए गए विकल्प में हम 4 स्टेपिंग लें, 4 बार अरेंजमेंट करें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, और यदि ऐसा पढ़ा जाए
दिए गए विकल्पों में से जिस भी विकल्प में यदि इसका मदर सेल यहां पे होगा, यदि इसकी माताजी यहां पे होगी, इसकी मदर होगी, तब तो निकल ही जाएगी, नहीं होगी तब तो कोई बात नहीं। तो ये नहीं कह दीजिएगा तय नहीं किया जाता, तय नहीं किया जा सकता है ऑप्शन तब मारा जाता है, कैन नॉट डिटरमाइन तब मारा जाता है जबकि दिए गए विकल्पों में एक से अधिक उत्तर सही आपको प्रतीत होते हो। जब ऐसी स्थिति बन जाए कि एक भी सही है और तीन भी सही है, तब वो ऐसे स्थिति में तय नहीं कर सकते एक होगा या तीन होगा, राम जाएगा या श्याम जाएगा, तब तय नहीं किया जाता। ये नहीं कहिएगा कि हमरा क्या जाता, तय नहीं किया जाता। तो मूर्खों की तरह स्टेटमेंट जारी करने का प्रयास न करें कुल घंटाल लोग, दिग्भ्रमित तो नहीं करें विद्यार्थियों को। अगर जानकारी नहीं हो तो अच्छी किताब का अध्ययन कर लें, उसके बाद बोलना प्रारंभ करें, क्योंकि ये आपके बस की चीज भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पीओ में राइज किए जाते, आपको शायद मालूम भी नहीं होगा कब राइज किया गया है। सबसे पहले एसबीआई पीओ 1995 नवंबर 1995 में एसबीआई पीओ में इस प्रकार के प्रश्न को इंट्रोड्यूस किया गया था। पहला प्रश्न, समझ रहे ना, वही प्रश्न यहाँ पे आपके सामने ला रहे हैं। आपको मालूम भी नहीं होगा कि कब से इसका ओरिजिन हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? तो एन एपल एक्सपोर्ट वाज रेड ऑन साइड, ये चौथा चरण है। अगर इसमें कोई इनपुट होगा, कहने का अर्थ है कि इसकी अगर कोई मदर इसमें होगी तो जरूर निकलेगी, नहीं होगी तब इनमें से कोई नहीं मिल जाएंगे। अगर एक से ज्यादा मदर होने की दावेदारी करेगी, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन दावेदारी करेगी, तब हम तय नहीं किया जा सकता में जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। प्लस यहाँ पे यह बता देना चाहते हैं कि अगर इनमें से कोई नहीं दिया गया रहे, अगर तय नहीं किया जा सकता का ऑप्शन दिया रहे, तो बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आंसर मारने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि एक निकल गया तो आगे को छोड़ दिए और चल दिए, तो मालूम पड़ेगा कि आप चक्कर में पड़ जाइएगा। वैसे चक्कर में पड़ने की बात नहीं कीजिएगा। तय नहीं किया जा सकता, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में अगर डाला रहे, तो जब तक आप बारीकी से ऑब्जर्वेशन न करें तब तक आंसर कंफर्म नहीं कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमने बताया चौथा स्टेप में ऐसा है, इनपुट क्या है? तो सिंपल तरीका है, जिस भी विकल्प में 4 वर्ड को अरेंज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी करें और ऐसा पढ़ा जाए तो वही इनपुट है। सिंपल इसका है। तो पहले पे अगर हम चेक करें, तो पहले को अगर हम चेक करें तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा यहाँ ए ग्रुप का 3 वर्ड है, एप्पल एट एन। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमारा यहाँ पे क्या आएगा एक नंबर अरेंज करने पे? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अगर पहली कड़ी पे जब हम अरेंज करेंगे, फर्स्ट स्टेप पे अरेंज करेंगे, तो हमारा पहला शब्द क्या अरेंज होगा? एन अरेंज होगा। और जब हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड। तो केवल एक बार अरेंज करने पे ही ऐसा आ गया। हमने केवल एन को अरेंज किया तो हमारा ये क्या पढ़ाने लगा? ये आगे आ जाएगा, बाद बाकी पीछे। तो हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ाने लगा? ये पढ़ा जाने लगा एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड, क्योंकि ये यहां आ जाएगा। और एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड, तो एक ही कड़ी में ये हो जा रहा है, जबकि यहां कहा जा रहा है कि चौथी कड़ी में ऐसा होना चाहिए। तो कहने का अर्थ है कि इसकी ये मदर नहीं है। ये खत्म हो गया। अब चलते हैं ये दोनों की बात। तो सबसे पहले हम क्या अरेंज करेंगे? एक नंबर पे हमने एन अरेंज किया। 2 नंबर पे क्या अरेंज करेंगे? हमने एप्पल को अरेंज किया। 3 नंबर पे हम क्या करेंगे? तो हमने एट को अरेंज किया। अब हम अगर पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे? ये 1 2 3 जो आपने अरेंज किया, ये सब यहां पे आ जाएगा। आप पढ़िएगा क्या? एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड। अरे भाई, 3 स्टेप में ही ये हो गया, जबकि ये तो हमारा चौथा स्टेप है। बोल रहा है कि मशीन में डालने के बाद 4 संशोधन करने पे ऐसा होना चाहिए। यहां तो पहला वाला में तो एक ही संशोधन हमने किया, एक ही बार अरेंज किया तो ऐसा पढ़ा जाने लगा। इसमें 3 बार किया तो पढ़ा जाने लगा। तो कहने का अर्थ ये भी इनपुट नहीं हो सकता। अब तो मेरे पास केवल यही बच गया है। अब अगर होना होगा तो ये होगा, वरना नन ऑफ दीज में जाएगा। देखते हैं क्या होता है।
तो सबसे पहली कड़ी में हम क्या अरेंज करेंगे, हम एन को अरेंज करेंगे। दूसरे में हमारा क्या अरेंज होगा, हमारा एप्पल अरेंज होगा। तीसरी कड़ी में हम क्या अरेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एट अरेंज करेंगे। और अब चौथी कड़ी में अरेंज करने की जब बात की जाएगी तो हमारा क्या अरेंज होगा, कॉट अरेंज होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी सबसे पहले हमने एन अरेंज किया, क्योंकि शब्दकोश के क्रमानुसार दिए गए शब्दों को अगर अरेंज आप करें तो सबसे छोटे लेटर वाला जो वर्ड होता है पहले वो आता है। और इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी का भी कंसेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप बना सकते हैं। ऐसे हमने बताया सबसे छोटे मान वाला लेटर जिसका लेटर वैल्यू अल्फाबेटिकल वैल्यू मिनिमम है वो पहले जाएगा, और उसमें अगर दो वर्ड आ जाते हैं तो नेक्स्ट लेटर को देखिए उसमें जो मिनिमम हो उसको सिलेक्ट किया जाता है। दैट इज द वर्ड अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी के कंसेप्ट पे अरेंज है। तो सबसे पहले हमारा ए ग्रुप में मेरा एन गया। अब नेक्स्ट कड़ी में जब हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी तो मेरे पास एटी एपी, तो एपी मेरा जाएगा क्योंकि शब्दकोश में एटी से पहले एपी आएगा। तीसरी कड़ी में जब हम अरेंज करेंगे तो हमारा एटी अरेंज होगा। तो ये 1 2 3 को आपने यहाँ पे अरेंज किया। ये जो 1 2 3 है, ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 जो है पहले एक नंबर पे क्या अरेंज हुआ, एक नंबर पे आपका एन अरेंज हुआ। 2 नंबर पे आपने एप्पल को अरेंज किया। 3 नंबर पे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी एट अरेंज होगा और 4 नंबर पे कॉट अरेंज होगा। अब आपको अरेंज करना नहीं है क्योंकि 4 ही संशोधन पे ऐसा होना चाहिए। अगर हो जाता है तो सही है, नहीं तो फिर आगे की बात सोचेंगे। अब पढ़िए जैसे नंबर किए 1 2 3 4 वैसे रेस्पेक्टिवली आगे रखिएगा रेस्ट ऑफ ऑल को उसके बाद में। तो क्या पढ़ेंगे, एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन वन साइड, ये बिल्कुल आ गया। तो मशीन में क्या डाला गया था, तो विकल्प नंबर 3 को अगर मशीन में आप डाल दीजिए तो चौथे अरेंजमेंट के बाद ऐसी ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। तो जो भी महात्मा गुरु घंटाल ये कहते हैं कि हमरा क्या जाता तय नहीं किया जाता, तो आंख खोल के अपने भ्रम को दूर कर लीजिए और अनावश्यक जानकारी नहीं हो तो भोले भाले कैंडिडेट को दिग्भ्रमित न करें, उनके भविष्य के साथ न खेलें। अगर जानकारी न हो तो अध्ययन कर लें, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारी पुस्तक मार्केट में मौजूद है, अध्ययन करें। तो आपने देखा कि कैसे हमने आउटपुट से इनपुट जनरेट किया, कि आउटपुट से इनपुट निकाला जा सकता है, नहीं जा सकता। इस भ्रांति को मैंने दूर किया कि आउटपुट से भी इनपुट प्राप्त किया जा सकता। चौथा स्टेप यदि ऐसा था तो सिंपल था, जिस भी विकल्प में अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, चूंकि ये डिक्शनरी बेस्ड था, 4 बार अरेंज करने पे ऐसा पढ़ा जाए। इसका तात्पर्य है कि मशीन में आपने वही डाला। पहले ऑप्शन में हमने केवल एक अरेंज किया तो पूरा ऐसा ही पढ़ाया जाने लगा, तो वो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 3 वर्ड के अरेंज करने के पश्चात ऐसा पढ़ाया तो वो भी नहीं होगा कि ऐसा चौथा में होना चाहिए। क्लियर लिखा गया है, चौथा स्टेप ऐसा होना चाहिए। तो हमने इसमें अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ये नहीं कि जबरदस्ती कीजिएगा, शब्दकोश के कंसेप्ट के आधार पे करना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जब हमने 4 वर्ड को अरेंज किया, पहले में एन, दूसरे में एप्पल, तीसरे में एट, चौथे में कॉट, और एन एप्पल एट कॉट वाज रेड ऑन साइड ऐसा आपका आ गया। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। हमारा चौथा है प्रश्न, हिम एंड हिज, आइदर और हर का अंतिम चरण कौन सा होगा, दैट इज द फाइनल स्टेप आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जब अरेंज करेंगे तो आपका एंड अरेंज होगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। दूसरी कड़ी में बीसीडी नहीं है तो बीसीडी नहीं है तो ई ग्रुप अरेंज होगा। आपका दूसरे कड़ी में आपका जो है क्या अरेंज होगा, आइदर अरेंज होगा। एंड के बाद आइदर अरेंज होगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, एच ग्रुप में एच आई ग्रुप, एच आई ग्रुप, एच ई ग्रुप। तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपका एच ई ग्रुप अरेंज होगा। तो एंड आइदर और हर, आइदर हर, उसके बाद
HIM, HIS और O, ये बाकी बाद ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब आप एक नंबर पे एंड को अरेंज कीजिएगा, उसके बाद 2 पे आइदर अरेंज होगा, 3 पे और अरेंज होगा, 1 2 3 जब आप अरेंज कर लीजिएगा तो ये खुद अरेंज हो जाएगा उसके पीछे, ये भी उसके पीछे खुद अरेंज हो जाएगा और ये भी उसके पीछे खुद अरेंज हो जाएगा। आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये किसी वर्ड को जंप करके नहीं आ रहा है, ये स्वतः अरेंज हो जा रहा है। कहने का अर्थ है जब हम ऐसे लिखेंगे एंड आइदर हर, ये तीनों अरेंज जब आपने कर लिया 1 2 3, उसके बाद तो ऑटोमेटिक HIM पे आइएगा ही, HIS ऑटोमेटिक आएगा, OR ऑटोमेटिक आएगा। इसको आप अरेंज नहीं किए हैं, जिसको आपने अरेंज नहीं किया, जिसको मशीन ने अरेंज नहीं किया, उसके लिए स्टेप काउंट नहीं मिलेगा। इसका अभिप्राय है इसका अंतिम चरण क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, इसका स्टेप थर्ड अंतिम चरण होगा, फुल एंड फाइनल स्टेप थर्ड में ये अरेंज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग लाउडली विदाउट प्रॉपर नॉलेज का अंतिम लेकिन अंतिम से पहले का चरण कौन सा होगा? दैट इज द लास्ट बट वन, फाइनल से पहले। ये कह रहा है कि यदि आपके पास किसी भी संदर्भ में जानकारी सही नहीं हो तो जबरदस्ती चिल्लाना न करे, जबरदस्ती चिल्लाया न करे, जबरदस्ती बखान करने का प्रयास न करें। ये यही कह रहा है कि वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग लाउडली विदाउट प्रॉपर नॉलेज। अगर आपके पास जानकारी न हो तो अनावश्यक बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बोल रहा है इसका अंतिम लेकिन अंतिम से पहले, दड़ीदार जब फाइनल जितने स्टेप पे होगा उससे पहले का स्टेप बताना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले दिए गए शब्द में शब्दकोश के क्रमानुसार कौन सा जाएगा? वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग लाउडली विदाउट प्रॉपर नॉलेज। तो सबसे पहले ABCD नहीं है तो आपका F ग्रुप जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा? फ्रॉम जाएगा। उसके बाद GHI भी आपके पास GIHJ नहीं है तो नेक्स्ट वन में आपका क्या जाएगा? तो नेक्स्ट वन में आपका F के बाद K ग्रुप जाएगा 11 नंबर पे, और K के बाद जबकि आपका L ग्रुप है और L ग्रुप में आपका लाउडली जाएगा 3 नंबर पे। 3 पे आपको लाउडली को अरेंज करना पड़ेगा, और L के बाद MN जबकि नहीं है तो आपका ये जो O जो है ये 1, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। दैट मीन्स ये 3 के बाद का सेल्फ है, 3 के बाद का सेल्फ इसको कहिए, ये 3 के बाद आने वाला स्वतः है सेल्फ। ठीक, O ग्रुप हो गया। O ग्रुप के बाद जब आइएगा, कहने का अर्थ है कि 1 नंबर पे आपने फ्रॉम को अरेंज किया, 2 पे आपका लाउडली अरेंज होगा, 2 पे नॉलेज अरेंज होगा, लाउडली नहीं, 2 पे अरेंज नॉलेज होगा, 3 पे आपका L ग्रुप होगा, और L ग्रुप के बाद आपका O जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि MN नहीं है तो वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। और चौथी कड़ी में आपका प्रॉपर को अरेंज करेंगे आप, P ग्रुप जाएगा, और P ग्रुप के बाद Q जबकि नहीं है तो अगली कड़ी में आपका कौन अरेंज होगा? R ग्रुप अरेंज होगा। तो 5वीं कड़ी में आपका रिफ्रेन को आपको अरेंज करना पड़ेगा, और रिफ्रेन को अरेंज करने के क्रम में ही आपका जो है ये SH शुड जो है, SH ग्रुप ये अरेंज हो जाएगा। कहने का अभिप्राय है ये 5 के बाद का सेल्फ है, ये 5 के बाद का सेल्फ है, शुड ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। और उसके बाद शुड के बाद आपका जो है स्पीकिंग भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, स्पीकिंग भी ऑटोमेटिक आएगा, और फिर विदाउट भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको आपने अरेंज नहीं किया। कहने का अभिप्राय है कि 1 नंबर पे आपका फ्रॉम, 2 नंबर पे नॉलेज, 3 नंबर पे आपका लाउडली, लाउडली के बाद 3 के बाद का सेल्फ 1 होगा, 4 पे आप प्रॉपर कीजिएगा, और 5 पे आपका रिफ्रेन जाएगा, और उसके बाद 5 के बाद शुड ऑटोमेटिक सेट करेगा, स्पीकिंग ऑटोमेटिक सेट करेगा, विदाउट ऑटोमेटिक सेट करेगा। अर्थात 5 में ये फाइनल हो रहा है। फाइनल अरेंजमेंट अगर 5 में हो रहा है, 5th स्टेप में हो रहा है, तो लास्ट बट वन कब होगा? लास्ट बट वन इसका स्टेप इज द 4th स्टेप होगा। अंतिम लेकिन अंतिम से पहले का स्टेप क्या होगा? तो 4th होगा।
तो इस प्रकार से आपको हमने डिक्शनरी बेस्ड मॉडल का जो है प्रश्न आपके समक्ष रखा। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाया जाए, उन तमाम बारीकियों को दिखाया और आपको मेरी ये सलाह है कि काइंडली जैसे रील और शॉर्ट्स को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं वैसे देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे टीचर जो देखना चाहे, जिनकी जानकारी हासिल करनी चाहे, वो भी देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।